अगर ओरछा के बारे में बताना शुरू कर दूं तो हमें लगता है पूरा इंटरव्यू उसी पे निकल जाएगा। टीएफएस की चौपाल में आपका स्वागत है। जुड़ जाएं कुछ दोस्त। और आज हमारे बीच में होंगे मुकेश पांडे चंदन, आज के हमारे मेहमान हैं टीएफएस की चौपाल के। जल्दी हमारे बीच में होंगे और तब तक कुछ मित्रों के जुड़ने का हम इंतजार कर लेते हैं। आज की जो वार्तालाप है वो बड़ी रोचक होगी, क्योंकि मैं घुमक्कड़ी के फील्ड से ही हूँ। घुमक्कड़ी और फूड ब्लॉगर के रूप में आप लोग जानते हैं मुझे। तो आज जो हमारे मेहमान हैं वो घुमक्कड़ी के काफी शौकीन हैं और काफी अच्छी डीप नॉलेज रखते हैं, मतलब सतही ज्ञान नहीं है उनको, और वो अच्छा एक कमांड रखते हैं घुमक्कड़ी के फील्ड में। और बातें करके आज उनसे उनके अनुभव जान करके आप लोगों को अच्छा लगेगा, अगर जो लोग विशेष करके घुमक्कड़ी वाले फील्ड को पसंद करते हैं। तो कुछ मित्रों के जुड़ने का इंतजार कर लेते हैं और जल्दी हमारे बीच में मुकेश जी होंगे। राकेश जी गुप्ता जुड़ गए हैं। जय श्री राम राकेश जी। कमेंट के माध्यम से अपनी उपस्थिति दर्ज कराइए मित्र जो भी आ गए हैं। जी जुड़ने लगे हैं मित्र हमारे से। कमेंट के माध्यम से ही पता लगता है कि लाइव चल रहा है और सारी चीजें टेक्निकली ओके हैं। जी मित्र जुड़ने लगे हैं। जी ठाकुर जी राम दादा राम। कमेंट करके जो मित्र भी जुड़ गए कमेंट करके अपनी उपस्थिति जरूर दर्ज करें। सारी चीजें ठीक से सेटअप हो गई हैं। अगले 1 से 2 मिनट के अंदर मुकेश जी स्टूडियो में होंगे मेरे साथ। रेडी हैं वो बिल्कुल स्टूडियो में और स्क्रीन पे आ जाएंगे। जी काफी मित्र जुड़ गए हैं और मुकेश जी भी हमारे बीच में आ चुके हैं, तो ये इनको स्क्रीन पे ले लेते हैं। मुकेश जी स्वागत है आपका टीएफएस की चौपाल में। नमस्कार सभी को। बहुत बहुत स्वागत आपका टीएफएस की चौपाल में। जी बहुत बहुत धन्यवाद और सभी दर्शकों का मेरा बहुत बहुत नमस्कार। जी टीएफएस की चौपाल कार्यक्रम के बारे में आपको जानकारी दे दूं, इसका पहला सीजन जो है वो समाप्त हो चुका है। 7 दिन 7 हस्ती करके पहला सीजन था इसका, वो एक बार समाप्त हो गया। ये दूसरे सीजन की शुरुआत आपके साथ में हो रही है और आज की थीम जो है वो घुमक्कड़ी पे बात करने की है। और क्योंकि घुमक्कड़ी के आप काफी डीप नॉलेज रखते हैं तो आज आपसे उसी बारे में बात करेंगे। पाठक काफी सारे जुड़ गए। पाठक, मेरे मुंह पे हमेशा पाठक ही आता है, वीडियो भी देखने तो भी मैं पाठक ही बोलता हूँ, पता नहीं क्यों। बोलना दर्शक चाहिए एक्चुअली, क्योंकि वो लोग किताब लिखने के बाद हर आदमी पाठक ही दिखता है ना फिर। जी मुकेश जी, आपके ये जो सवाल है मेरे पास तैयार हैं और आपके फॉर्मल जो आपका इंट्रोडक्शन उससे शुरू करना चाहेंगे। मैं आपको सिर्फ फेसबुक के माध्यम से जानता हूं और मुझे ये पता है कि आप आबकारी विभाग में निरीक्षक हैं और घुमक्कड़ी दिल से एडमिन है। मेरा आपसे परिचय फिलहाल इतना ही है, तो मैं चाहूंगा कि आप अपने बारे में बताएं। ओरिजिनली आप कहाँ से हैं और अभी वर्तमान में कहाँ हैं, क्या पद है? थोड़ा सा 5 मिनट में आपका इंट्रोडक्शन चाहूंगा। जी, मैं मूलतः बिहार के बक्सर जिले का रहने वाला हूँ और बक्सर जो है घुमक्कड़ी के हिसाब से भी अगर देखा जाए तो एक अनछुआ स्थल है। वहां पर पौराणिक दृष्टि से हम देखें तो भगवान राम से जुड़ा स्थल है। वहां पर भगवान ने ताड़का का वध किया था, विश्वामित्र आश्रम में ज्ञान पाया था। इसके अलावा अहिल्या का उद्धार भी बक्सर से किया और उसके बाद ही वो मिथिला स्वयंवर के लिए गए थे। तो ऐसे स्थान से मेरा जन्म हुआ है, लेकिन मेरे बचपन से शिक्षा दीक्षा जो हुई है मध्य प्रदेश के सागर में हुई। और सागर जो है अपने विश्वविद्यालय के लिए विश्वविख्यात है। मध्य प्रदेश का आज भी सबसे बड़ा और पुराना विश्वविद्यालय सागर में है, जहाँ आशुतोष राणा, मुकेश नामदेव और मुकेश तिवारी और गोविंद नामदेव जैसे अभिनेता भी पढ़े हुए हैं। रजनीश ओशो भी उसी विश्वविद्यालय की देन है। मुझे इस बात का गर्व है कि मैं भी उस विश्वविद्यालय का छात्र रहा हूँ। और सिविल सर्विस की तैयारी के बाद मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग से मुझे 3 बार चयन होने का सौभाग्य मिला और वर्तमान में मध्य प्रदेश के पन्ना जिले
पन्ना जो हीरो के लिए और पन्ना नेशनल पार्क के लिए फेमस है, वहां पर आबकारी निरीक्षक के रूप में पदस्थ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बिल्कुल। तो एक बड़ा मतलब एक कंट्रास्ट कॉम्बिनेशन है। खाकी वर्दी में हम देखते हैं आपको अक्सर फोटोज में, आमतौर पे लोग खाकी वर्दी देखते डर जाते हैं, और मतलब ऐसा एक परसेप्शन बना हुआ है कि खाकी वर्दी वाला आदमी तो उसका कोई शौक नहीं है, मतलब ना वो घूमने नहीं जाता, वो गिटार नहीं बजाता, वो संगीत में रुचि नहीं रखता, वो रूड आदमी होता है, दिन भर चिड़ा चिड़ा सा रहता है, दिन भर उसको गुस्सा आता है, लोगों पे गुस्सा उतारता रहता है। तो मतलब ये आप जो है एक यूनिक कॉम्बिनेशन है खाकी वर्दी का और घुमक्कड़ी का और फोटोग्राफी का। तो ये खाकी के रहते हुए आपने ये अपने आप में चीजें कैसे डेवलप करी, और कभी कभी इस कंट्रास्ट। जी, सबसे बड़ी हमारे देश की एक विडंबना है कि हमारे जो शौक होते हैं उनके आधार पर हमें रोजगार नहीं मिलता। कई बार जो है हम अपने शौक के विपरीत जॉब में जाके रोजगार या रोजी रोटी के लिए करते हैं, जबकि विदेशों में इस मामले में कई अच्छी चीजें हैं कि उनके जो शौक होते हैं उसी को वो रोजगार का साधन बनाते हैं। तो इसलिए बियर ग्रिल्स जैसे लोग वहां होते हैं कि जो अपने शौक के लिए जान की बाजी लगा देते हैं, जबकि हमारे यह सिर्फ हम रोजी रोटी के लिए रोजगार करते हैं। और इसी तरह सिविल सर्विस की परीक्षा मैंने दी थी, तो सोचा था कोई एडमिनिस्ट्रेटिव पद मिलेगा, पर सौभाग्य या दुर्भाग्य जो भी कहना चाहें, वर्दी वाली नौकरी मुझे मिली। और वर्दी से हमदर्दी भी है, और उस हमदर्दी के पीछे एक दिल है, और मैं अपने दिमाग का इस्तेमाल जो है अपनी नौकरी के लिए करता हूँ, दिल का इस्तेमाल अपने शौक पूरे करने के लिए करता हूँ, और यही कारण है कि दोनों में मैं तारतम्य जमा पाता हूँ। इसका एक मैं किस्सा सुनाना चाहूंगा। जब मेरी पोस्टिंग ओरछा में थी, ओरछा भी एक टूरिस्ट प्लेस है झांसी के पास में, तो वहां पर मैं एक दिन मैं फील्ड से लौट रहा था, तो एक बंदा मोटरसाइकिल से बाकायदा जो गियर्स वगैरह पहने हुए निकल रहा था, तो मुझे लगा कि ये बंदा घुमक्कड़ है। तो मैंने अपनी गाड़ी, सरकारी गाड़ी थी, उसको पीछे लगाई। उससे वो बंदा डर गया कि पुलिस मुझे पकड़ने आ रही। उस बंदे ने स्पीड बढ़ाई और एक पतली गली में घुस गया। तो मैंने भी पतली गली में गाड़ी घुसाई। अब उसको भागने का जब नहीं मौका मिला, तो फिर जब मैं उसको पास गया तो वो डर से कांपने लगा था कि सर मैंने कुछ नहीं किया, और ये मैंने कहा घबराओ नहीं, मैं जो है तुम्हें पकड़ने नहीं आया। मैंने अपना परिचय दिया कि मैं भी घुमक्कड़ हूँ और मुझे घूमने फिरने का शौक है, क्योंकि अपनी तरह का कोई आदमी दिखा इसलिए मैं मिलना चाहता था। और उस बंदे से महाराष्ट्र की मुंबई का रहने वाला था, आज भी फेसबुक पे दोस्ती है, कभी कभार बातचीत भी महीनों में हो जाती है, बहुत अच्छे संबंध डेवलप हो गए। तो उसने कहा था, मैंने पूछा कि क्यों भागे, तो उसने कहा कि मध्य प्रदेश के बारे में सुना था, खासतौर से ग्वालियर के आसपास का हिस्सा जो है वो डकैतों का हिस्सा है, और वहां पुलिस भी जो है बाहर के लोगों को तुरंत पकड़ लेती है और परेशान करती है। तो मुझे खुशी हुई थी कि मुझसे मिलने के बाद उसकी ये गलतफहमी दूर हुई। जी, पर आप जैसे वाकई कई लोग, मतलब कम लोग ही होते हैं जो वर्दी के रहते हुए अपने शौक पूरे करें और या उसको एक्सपांशन करें। हो सकता है वो करते भी हो तो उस चीज को शो नहीं करते, एक्सपोजर नहीं देते उस चीज को, लेकिन आपने एक खाकी वर्दी की नौकरी करते हुए अपने फोटोग्राफी के शौक को बड़ा किया, अपने घुमक्कड़ी के शौक को बड़ा किया। और मुझे अच्छा लगता है कि आप जिन चीजों के बारे में जानकारी रखते हैं उन चीजों के बारे में डीप जानकारी रखते हैं। मैंने आपके आर्टिकल्स भी देखे आज इंटरव्यू की तैयारी के लिए, अखबारों में भी छपे हैं, पन्ना के बारे में आपके आर्टिकल्स, दैनिक जागरण, नवभारत टाइम्स, ऐसी अखबारों में आपके आर्टिकल छपे हैं। ओरछा जहां आपकी काफी समय तक पोस्टिंग रही, तो वहां के बारे में कहा जाता है कि देशी से ज्यादा विदेशी पर्यटक वहां पे आता है, और आपने काफी बरस ओरछा में अपनी सेवाएं दी। तो ओरछा के बारे में बताएं, क्या यूनिक है कि जो वहां पे विदेशी पर्यटकों को खींच के ले आती है ओरछा? आवाज बीच में आपकी थोड़ी सी डिस्टर्ब हुई, आप अगर फिर से प्रश्न दोहराएं तो आसानी होगी। जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि ओरछा जो मध्य प्रदेश की जो जिला है, ओरछा शहर जिला जो है, वहां आपकी काफी लंबे समय तक पोस्टिंग रही है, और ओरछा के बारे में कहा जाता है कि वहां देशी पर्यटकों से ज्यादा विदेशी पर्यटक वहां बने रहते हैं। तो ओरछा में ऐसी क्या विशेषता है कि विदेशी पर्यटक वहां आता है और उसको वो सब कुछ मिल जाता है ओरछा में जिन चीजों की परवाह हमारा देशी पर्यटक करता ही नहीं है? मतलब एक अनछुआ सा एरिया है ओरछा। तो आप ओरछा के बारे में बताइए। कोई वहां पे मंदिर भी है राम जी का, वो भी बहुत अलग सा मंदिर है ओरछा में। उसके बाद मतलब ओरछा के बारे में चाहूंगा कि अगर ओरछा के बारे में बताना शुरू कर दूं तो हमें लगता है पूरा इंटरव्यू उसी पे निकल जाएगा। फिर भी मैं मोटी मोटी बातें बताना चाहूंगा। और मुरारी बापू की जब वहां कथा हुई थी तो उन्होंने
कहा था कि ओरछा नहीं और अच्छा है। तो यहाँ बताएं कि एक छोटी जगह है, बहुत बड़ी जगह नहीं, तहसील है निवाड़ी जिले की, झांसी से लगा हुआ स्थान है और मात्र 10,000 की आबादी है उसकी। लेकिन एक छोटी जगह में ही वहां पर पर्यटकों को कई तरह की चीजें मिलती है, जहां धार्मिक लोगों के लिए मंदिर है वहां पर, उसके बाद ऐतिहासिक लोगों के लिए किले और महल है, फिर पर्यावरण प्रेमियों के लिए दो दो नदियां हैं, उनका संगम है, और उसके बीच में जो है ओरछा अभ्यारण्य है। इसके अलावा एडवेंचर प्रेमी लोगों के लिए रिवर राफ्टिंग, कयाकिंग जैसे वाटर स्पोर्ट्स भी हैं। तो ये सारी चीजें एक ही जगह मिलने के कारण जो है विदेशी पर्यटक वहां आना पसंद करते हैं। और मंदिर की अगर बात करें तो देशी पर्यटक मूलतः मंदिर के लिए ही आते हैं, जो राम राजा मंदिर वहां पर है। और पूरी दुनिया में राम को राजा के रूप में सिर्फ ओरछा में ही पूजा जाता है। और इसके अलावा वहां पर आज भी मध्य प्रदेश पुलिस के द्वारा जो है गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है दोनों टाइम आरतियों के समय। ये अपने आप में अनूठी बात है। तो इस वजह से जो है देशी विदेशी पर्यटकों के बीच में जो है ओरछा काफी लोकप्रिय है। वहां के गार्ड ऑफ ऑनर के बारे में भी कुछ यूनिकनेस है कि गार्ड ऑफ ऑनर वैसे शायद सूर्यास्त के बाद भी नहीं दिया जाता है और बंद छत में भी गार्ड ऑफ ऑनर नहीं दिया जाता है वहां, वो दुनिया चीज में यूनिक, उस बारे में भी बताएं। जी, दुनिया में सभी जगह गार्ड ऑफ ऑनर जहां बंदूक से दी जाती है, वो कभी भी जो है किसी छत के नीचे नहीं दी जाती, खुले में ही दी जाती है। इसके अलावा सूर्य अस्त के बाद और सूर्योदय के पूर्व नहीं दी जाती। लेकिन ओरछा में चूंकि राम राजा है और भगवान के रूप में भी है, तो उन्हें छत के नीचे गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है एवं शाम की आरती के समय सूर्यास्त के बाद भी दिया जाता है। तो ये अपने आप में एक अनूठी बात है, दुनिया में और कहीं ऐसा नहीं होता। इसके अलावा ओरछा में राम राजा के अलावा किसी अन्य को गार्ड ऑफ ऑनर नहीं दिया जाता, भले ही वो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री भी आए तो उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर नहीं दिया जाता। तो बकायदा बंद छत के नीचे फायरिंग होती है, गार्ड ऑफ ऑनर फायरिंग नहीं, फायर गार्ड किया ऑफ जाता ऑनर जो है सलामी शस्त्र होती है, उसमें फायरिंग नहीं होती। फायरिंग जो होती है राम विवाह और कुछ विशेष आयोजनों पर होती है। अच्छा, विशेष आयोजनों पर होती है। तो ओरछा को ओरछा को छूती हुई बेतवा नदी निकलती है शायद, अगर मैं सही हूं तो। जी जी जी। उस बेतवा नदी से आपने वार्तालाप करते हुए एक आर्टिकल लिखा था और वो बहुत प्रसिद्ध हुआ था आपका आर्टिकल, है ना? अगर वो आर्टिकल मैंने पढ़ा था रात को, काफी लंबा आर्टिकल था और मैंने देखा कि आपने कैसे वार्तालाप किया और वास्तव में बहुत एक बढ़िया आपका वो आर्टिकल है। मैं मेरे मित्रों से अनुरोध करना चाहूंगा कि वो लिंक मैं शेयर करूंगा, इनके ब्लॉग पे लिखा हुआ है वो आर्टिकल, बहुत बढ़िया आर्टिकल है जिसमें ये नदी से बातें कर रहे हैं और नदी से बातें करते हुए इन्होंने ओरछा का जो चित्र उकेरा है तो वो बहुत यूनिक है। ओरछा के बाद आपकी पोस्टिंग रही मुकेश जी पन्ना में जी, और अभी भी आप पन्ना में ही पोस्टेड हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो पन्ना के बारे में आपसे जानना चाहेंगे, और जैसे ओरछा राजा राम की नगरी मानी जाए और सारी एडवेंचरस के लिए आपने बताया, एडवेंचर्स के लिए, उसी तरीके से पन्ना को हीरो की नगरी कहते हैं। जी जी, पन्ना के बारे में वर्तमान जानना चाहेंगे आपको। हाँ जी, वर्तमान में पूरे भारत में सिर्फ हीरो की खुदाई पन्ना में होती है। और सबसे जी, बड़ी बात यह है कि पूरी दुनिया में जो जेम्स क्वालिटी का हीरा मिलता है वो दुनिया में सर्वश्रेष्ठ हीरा पन्ना में ही मिलता है। और इसके अलावा जो है पन्ना में बुंदेली संस्कृति के बहुत अच्छे दर्शन होते हैं। यहाँ पर भी कई प्राचीन और भव्य मंदिर हैं। मतलब अगर पन्ना लोकल सिटी की बात करें तो यहाँ पर चर्च की तरह दिखने वाला बलदेव जी का मंदिर है, तो वहाँ मस्जिद की तरह दिखने वाला प्राणनाथ मंदिर भी है, और काफी पुराने और बहुत भव्य मंदिर हैं जो बुंदेली आर्किटेक्ट को बहुत अच्छे से दिखाते हैं। और मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा कि बुंदेली आर्किटेक्ट्स का प्रभाव हमारे राष्ट्रपति भवन में भी देखने को मिलता है। और इसके अलावा पन्ना चूंकि लगभग जिले का 54% हिस्सा वन से घिरा हुआ है, तो शुद्ध प्राकृतिक वातावरण है। अपने आप में एक हिल स्टेशन की तरह यहाँ माहौल होता है बरसात के समय। और पन्ना में बरसात में सैकड़ों छोटे बड़े झरने खूबसूरती से चारों ओर बहते हैं। इसके अलावा पन्ना जो विदेशियों के लिए अगर आकर्षित करता है तो पन्ना टाइगर रिजर्व, और टाइगर रिजर्व की बात यह है कि 2009 में यहाँ पर टाइगर की संख्या 0 हो गई थी, और उसके बाद यहाँ प्रयास करके जो है दूसरे टाइगर रिजर्व से टाइगर्स यहाँ लाए गए और उनको बढ़ा के आज जो है 55+ टाइगर्स हैं यहाँ पर। और अभी हाल में ही एक बड़ी रोचक घटना आई जो टाइगर की दुनिया में बहुत कम देखने में मिलती है, कि एक टाइग्रेस है, उसके 4 बच्चे थे
और किसी कारण उस टाइग्रेस की मौत हो जाती है। अब टाइग्रेस के लिए सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि उनके बच्चों की रखवाली टाइगर से ही करने की, लेकिन यहाँ पर रोचक बात यह कि उस टाइग्रेस के मरने के बाद उसके 4 बच्चों के पालन पोषण को टाइगर कर रहा है, उसका पिता कर रहा है। और ये टाइगर की दुनिया में बहुत दुर्लभ बात है, क्योंकि सामान्यतः टाइगर अपने बच्चों को मार देता है ताकि उसके लिए भविष्य में कोई चुनौती या खतरा ना हो, लेकिन वहां एक मेल टाइगर 4 शावकों की पालन पोषण कर रहा है। ये पन्ना में वर्तमान में देखा जा रहा है। तो इसके क्या अलावा ये एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन, जी, क्या पन्ना एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में डेवलप हो रहा है अब? क्या वहाँ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है कि पर्यटक वहां आए और अच्छे से रुके स्टे कर पाए? क्या वहां अच्छे गेस्ट हाउस होटल्स वगैरह उपलब्ध हैं पन्ना में? देखिए, अभी तक पन्ना एक काफी पिछड़ा जिला माना जाता रहा, और पन्ना घूमने जो भी टूरिस्ट आते थे वो अभी स्टे जो है खजुराहो करते थे। खजुराहो यहाँ से सिर्फ 42 किलोमीटर है, और काफी खजुराहो तो उसके बारे में बताने की जरूरत नहीं, लगभग सभी लोग जानते हैं। तो अब लेकिन धीरे धीरे पन्ना को टूरिस्ट के पर्पज से डेवलप किया जा रहा है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेरा सौभाग्य है कि पन्ना कलेक्टर द्वारा मुझे पन्ना पुरातत्व एवं पर्यटन परिषद का नोडल ऑफिसर भी बनाया गया है, और हम इस मामले में काफी तेजी से काम कर रहे हैं। पिछले 2 सालों में कोरोना के कारण ये गति धीमी जरूर हुई, और इसके लिए हम एक बहुत अट्रैक्शन पे काम कर रहे हैं। एक मेगा प्रोजेक्ट है जो दुनिया में बहुत कम ही जगह है, डायमंड म्यूजियम के तौर पे। तो एशिया का पहला डायमंड म्यूजियम पन्ना में अपने शुरुआती दौर में उसका काम चालू हो गया, और 2-3 साल में शायद वो दर्शकों के लिए खुल जाएगा। जी, पन्ना मतलब अभी तक लोग स्टे नहीं करते हैं, घूम के मतलब वो सुबह आते हैं पन्ना, घूम फिर के शाम को वापस स्टे खजुराहो में जाके करते हैं। अभी तक तो ये सीन है, बहुत कम करते हैं। उसका कारण ये खजुराहो की जो टूरिस्ट इंडस्ट्रीज है वो चाहते नहीं है कि लोग पन्ना रुके, क्योंकि अगर पन्ना रुकेंगे तो फिर लोग खजुराहो में मंदिर के अलावा विशेष कुछ नहीं है, तो फिर उनका कहीं ना कहीं नुकसान होगा बिजनेस का। लेकिन अब पहले से माहौल धीरे धीरे बदल रहा है, लोग पन्ना भी आ रहे हैं और पन्ना रुक भी रहे हैं। जी, आपका जो शौक है घुमक्कड़ी, तो घुमक्कड़ी काफी की है आपने, इस बारे में कोई दो राय नहीं है, उस पर अपन बाद में आएंगे। पहले मैं आपके फोटोग्राफी के शौक पे आ जाऊं, जिसकी वजह से आपको इतनी बड़ी रिकॉग्नाइजेशन मिली है। और मैं मेरे दर्शकों को बताना चाहूंगा कि मुकेश जी पांडे ने जो पिक्स लिए हैं ओरछा में और पन्ना में, जो इन्होंने फोटोग्राफी करी है, वो पन्ना और ओरछा के गवर्नमेंट जो कलेक्ट्रेट है, डाक बंगला है, सर्किट हाउस है, वहां के गैलरीज में, वहां के जो लॉबी में सजावट के लिए लगी हुई है, वो सारे फोटो इनके खींचे हुए हैं। तो मुझे बताइए सर, ये फोटोग्राफी का शौक आपको कब से लगा? देखिए, फोटोग्राफी का शौक कह सकते हैं जॉब में आने के बाद ज्यादा हुआ, खासतौर से जब मैं ओरछा आया। हालांकि फोटोग्राफी में पहले करता था, लेकिन नेचुरल और मॉन्यूमेंट्स वाली फोटोग्राफी कम हो पाती थी। लेकिन जब मैं ओरछा आया तो ओरछा की खूबसूरती ने मुझे प्रेरित किया, क्योंकि ओरछा के फोटोग्राफ्स जो अगर आप नेट पे उस समय ढूंढते थे तो सिर्फ 2-4 फोटोग्राफ्स ही मिलते थे, जहांगीर महल, ओरछा की छतरियां और रामराजा मंदिर। इसके अलावा ओरछा में बहुत सी चीजें ऐसी थी जो लोकल के लोग भी वहां उनकी चर्चा ज्यादा नहीं करते थे। उन चीजों को मैंने फिर धीरे धीरे उसको एज अ रिकॉर्ड जो है फोटोग्राफ में लेना चालू किया। इसके अलावा निवाड़ी जिले के और भी टूरिस्ट प्लेस थे जिनके बारे में सिर्फ लोकल के लोगों को पता था, तो मैंने अपनी ड्यूटी के दौरान ही उन चीजों को जो है फोटोग्राफ किया, उनके बारे में लिखा, और धीरे धीरे लोगों का जो है इस पर बहुत अच्छा प्रतिक्रियाएं मिली, प्रशासन की तरफ से भी प्रतिक्रियाएं मिली, तो इस शौक को मुझे और आगे बढ़ाने में मदद मिली। जी, तो डिवाइस कौन सा यूज करते हैं आप फोटोग्राफी के लिए? कौन सा डिवाइस है आपके पास? अभी तो मेरे पास जो है निकॉन का P900 कैमरा है, तो 83x जूम के साथ। अलग से लेंस यूज इसलिए नहीं कर पाता क्योंकि कई बार मेरी जो फोटोग्राफी होती है उसके लिए अलग से टाइम नहीं मिलता, फील्ड ड्यूटी के दौरान ही, तो वो सारी तामझाम ले जाना पॉसिबल नहीं हो पाता, इसलिए निकॉन का P900 ही इस्तेमाल करता हूँ। तो क्या वो एवरी टाइम आपके साथ ड्यूटी के दौरान भी साथ में रहता है कैमरा आपके? जी। अच्छा, इसीलिए जैसे ही किसी कच्ची भट्टी पे छापा डालते हैं तो उसका भी फोटो खींच लेते होंगे? नहीं, उसके लिए कैमरे का यूज नहीं होता, क्योंकि वहां पर हमें सतर्क भी रहना पड़ता है।
कई बार क्या होता है कि भाई हमले की स्थिति भी हो जाती है, तो वहां फोटोग्राफी नहीं हो पाती। वहां तो ये होता है कि कार्रवाई पूरी करें और जितनी जल्दी अपराधी को अपने साथ लेके आए, उस पर ध्यान होता है। क्योंकि वहां आप मोबाइल का काम चल आबकारी जाता है। क्योंकि आप आबकारी निरीक्षक हैं और जी। कच्ची भट्टी पे जो दारू बनाई जाती है उस पे छापे मारना आपके काम का हिस्सा है। कभी कोई जी। ऐसी कोई घटना घटी जो आपको मतलब आज भी याद करके हंसी आ जाती हो, आप छापा मारने गए हो और परिस्थितियां वो अनुकूल ना रही हो, उल्टी हो गई हो बात, और आपको समझ पा रहे हैं मैं क्या पूछना चाह रहा हूं आपसे? हाँ, मैं कोई ऐसा समझ रहा हूँ। ऐसी कई घटनाएं हैं। हालांकि हम कोई लोग एक सावधानी बताइए के जो साथ। मजेदार हो, मतलब जो आपको याद करके हंसी आ जाती हो, अरे यार हम छापा डालने गए थे और ऐसी वाली बात हो गई। कोई ऐसी घटना बताइए हाँ, आपकी। एक बार ऐसे ही हुआ था कि एक जगह जंगल के बीच खेतों में हमें सूचना मिली थी कि वहां पर कुछ लोग जो अवैध रूप से हाथ भट्टी की शराब बना रहे हैं। तो कई बार हम्म। क्या होता है, जंगलों में या इस तरह की जो है जगहों पर जब पहुंचते हैं तो दूर से गाड़ियां उन्हें दिख जाती हैं। हालांकि हमें काफी पैदल भी चलना पड़ता है। तो जब हम वहां पहुंचे तो उन लोगों ने जो है भागना शुरू किया। गांव के बीच से वो भागे, तो कुछ हम्म। समय तक गांव के लोग भी हमारे साथ उनको पकड़ने के लिए भागे। लेकिन जब उन्हें पता चला कि भाई हम लोग शराब पकड़ने आए हैं, पहले तो उन्होंने सोचा कोई बड़ा अपराधी है, और शराब पकड़ने आए तो गांव के लोग उल्टे वापस लौट आए, और वहां फिर अकेले हम लोगों को मेहनत करनी पड़ी। तो इस तरह की कई गतिविधियां होती हैं। कई बार जो है पूरा गांव इकट्ठा हो जाता है। जैसे कुछ गांव ऐसे होते हैं जिसमें किसी एक जाति का प्रभुत्व होता है और उसी जाति के लोग अवैध शराब का काम कर रहे होते हैं, तो वहां पर कई विपरीत परिस्थितियां होती हैं। पूरे गांव के लोग इकट्ठे हो जाते हैं। कई बार जो है हम लोगों को फिर कार्रवाई छोड़ के भी लौटना पड़ता है। तो इस तरह से पूरी सतर्कता और सावधानी के साथ कोशिश करते हैं कि हम पहले से ये सारी चीजें जुटा के और उसके साथ जाएं, ताकि ऐसी अप्रिय स्थिति ना हो। आमतौर पर जब आप ऐसी कच्ची भट्टियों पे छापा डालने के लिए जाते हैं तो कितना मेन फोर्स कितनी होती है आपके साथ में, कितने लोग जाते हो, अब ये स्टाफ कितना होता है साथ? निर्भर करता है कि हाँ कि भाई निर्भर करता है कि किस तरह के स्थिति पे। पहले मुखबरी करके हम लोग लोकेशन की जो है ट्रैकिंग करते हैं, वहाँ कितने फोर्स की जरूरत है। उस हिसाब से महिला फोर्स की भी जरूरत। आजकल अधिकांश जगह पे महिलाएं ही शराब के धंधे में लिप्त हो रही हैं, तो उसका भी सब पता करके उस हिसाब से सोर्स लेके जाते हैं। कई बार जो है हमारा स्टाफ अगर कम पड़ता है तो हम पुलिस की सहायता से भी जाते हैं वहां पर और कार्रवाइयां करते हैं। जी। आपके बारे में एक बड़ी रोचक बात है, मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा। मतलब तालाब में रह करके और आप पानी की बोतल साथ में नहीं रखते, मतलब आबकारी विभाग में होते हुए आप स्वयं दारू नहीं पीते, मतलब अपने आप को कैसे बचाए रखते हो इस माहौल से? दिन भर दारू ही दिखता है, देखिए ये दारू के टेंडर, दारू हाँ, का ये, दारू का वो, दारू ही पकड़ना है, और ये आप एक स्वयं नहीं। गलत छवि बना दी गई है। और मैं आपको बता दूं कि हमारे डिपार्टमेंट में 80% अधिकारी जो है शराब नहीं पीते। तो इसमें बचाए रखने के लिए मुझे बहुत बड़ी मेहनत नहीं करनी पड़ी। एक तो मेरी पारिवारिक पृष्ठभूमि ऐसी रही कि हमारे खानदान में आज तक किसी ने शराब को हाथ नहीं लगाया। और मेरा जब सिलेक्शन हुआ था तो मेरी माँ रोने लगी थी कि खानदान में किसी ने शराब छुआ नहीं और ये उसकी नौकरी करने जा रहा है। तो कोई बहुत विशेष प्रयास नहीं करना पड़ा। जो अधिकारी पीते हैं तो उनके साथ बैठने में कोई दिक्कत नहीं है। और मेरे विभाग के लोग मुझे चखना चोर भी कहते हैं, क्योंकि मैं बैठ के सिर्फ चखना खाता हूँ। तो कोई विशेष दिक्कत नहीं हुई। और कहावत है कि हलवाई अपनी मिठाई नहीं खाता। हाँ, वही बात है। आपने कहा कि 80% अधिकारी जो आबकारी विभाग में होते हैं वो शराब का सेवन नहीं करते, तो मुझे लगता है कि जो हलवाई जब भट्टी में बैठता है तो उसकी मिठाई खाने की इच्छा खत्म हो जाती है। तो शायद ये वजह रही हो बिल्कुल कि आप बिल्कुल। लोग इस चीज से दूर हैं। और कल एक बिल्कुल कमेंट आया था जब हमने आपके साथ लाइव की जब घोषणा करी थी, कल एक कमेंट आया था कि दारू चखने के साथ बैठेगा। बिल्कुल। बहुत बढ़िया होता कमेंट था। होता है। जी, वीरेंद्र कुमार जी पटना से हैं, काफी अच्छे मित्र हैं, उन्होंने ये कमेंट किया था। हाँ हाँ और हाँ कई बार जैसे मीटिंग्स में हम लोग जाते हैं, तो अगर खाद्य विभाग साथ में होता है तो कई बार कलेक्टर भी कह देते हैं कि आज खाने पीने वाले दोनों डिपार्टमेंट साथ में बैठे हैं। खाने पीने वाले दोनों डिपार्टमेंट साथ में बैठे हैं, बिल्कुल बिल्कुल। अब जो मैं सवाल आपसे पूछूंगा उसका विस्तार से जवाब देंगे तो पाठकों को, दर्शकों को अच्छा लगेगा। आपके बारे जी। में मुझे ये पता चला कि 2018 में आप 100 सीसी की बाइक लेके और दिल्ली से लेह लद्दाख चले गए। मतलब लोग 350 जी। सीसी की बाइक पे सोचते हैं कि जाऊं ना जाऊं, आप मतलब कौन सी बाइक थी आपके पास? 100 सीसी की स्प्लेंडर? और स्प्लेंडर प्रो थी, और मेरी खुद की बाइक नहीं थी। दरअसल कुछ संयोग ऐसा बना कि पहले से हम लोगों का जाने का प्लान जम्मू तक ट्रेन से था।
लेकिन जी वहां पर बुरहान वानी की बरसी होने के कारण माहौल कुछ अलग तरह के थे और जम्मू से जो है आने वाले यात्रियों को रोक दिया गया था। तो जब मैं दिल्ली पहुंचा तो मुझे पता चला कि ट्रेन से जाने वाले यात्री इस बार अमरनाथ नहीं जा पा रहे हैं। तब हमारे कुछ मित्रों के साथ वहां दिल्ली में चर्चा हुई और वहां पर जो कुछ मित्र बाइकर्स थे, अक्सर बाइक से ही घूमते हैं, तो उनसे चर्चा होकर फिर मुझे तुरंत में जो बाइक मिली तो 100 सीसी की मिली। तो मैंने कहा ठीक है, इसको भी आजमाते हैं, जब बाबा अमरनाथ की कृपा हुई है तो शायद 100 सीसी से भी हो आए। और संयोग देखिए कि उस 100 सीसी बाइक से मैंने 10 दुनिया के सबसे ऊंचे दर्रे 10 दिन में लगभग 3000 किलोमीटर की राइडिंग के साथ पूरे किए। हालांकि उस यात्रा में तशरीफ को बड़ी तकलीफ हुई थी। वो कहते हैं कि बाइक राइडिंग के लिए आपका जो निचला हिस्सा वो पीतल का होना चाहिए। जी सही है जी। ये आपकी आवाज बीच बीच में कट रही है। हाँ, वो थोड़ा नेटवर्क का इशू हो सकता है। वो कहते हैं कि बाइक राइडिंग के लिए जो है वो जो निचला हिस्सा जो अपना शरीर का वो पीतल का होना चाहिए, ऐसा कहते हैं। कमल जी आवाज आपकी थोड़ी सी कट रही है, फिर से रिपीट करें तो। 2 मिनट में स्टेबिलिटी आ जाएगी, कोई इशू नहीं है। नेटवर्क का थोड़ा रहता है, रात का टाइम है तो नेट कंजप्शन बहुत ज्यादा हो जाता है चारों तरफ। अब सुन पा रहे हैं आप मुझे? आपकी आवाज कट कट के आ रही है। इंतजार ही कर सकते हैं, नेटवर्क तो प्रॉपर है। अब सुन पा रहे हैं आप मुझे? मेरी आवाज सही आ रही है कमल जी आपको? बहुत बहुत बढ़िया आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है आपकी तरफ से। मेरी आवाज आपको आ रही है क्या प्रॉपर? आपकी आवाज कट रही है थोड़ी सी, जो है बीच बीच में कट कट के आ रही है। कोई बात नहीं, मैं सवाल आपसे पूछ लेता हूं, आप शायद समझ जाएंगे, तो आपका जवाब आएगा तो मुझे आवाज सारी स्पष्ट आ रही है। मुकेश जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? सही आ रही है। अब शायद आपको आवाज आ जाए मेरी, मैंने रिकनेक्ट किया आपको। हाँ सही। जी जी जी, आप सही आ रही है। आगे आवाज आ गई? हाँ आवाज आ रही है। ठीक है। जो बाइक यात्रा आपने करी थी दिल्ली से, आपने विभिन्न दर्रे पार करते हुए लेह लद्दाख की जो यात्रा करी, और 10 दिन में आपने 3000 किलोमीटर गाड़ी चलाई, गाड़ी बोले तो बाइक चलाई आपने। तो बताइए, मतलब सुनना चाहेंगे कि कौन कौन से दर्रे आपने उस दौरान पार किए, कौन सा आपने रूट लिया, थोड़ा इस बारे में, इस यात्रा के बारे में विशेष करके विस्तार से सुनना चाहेंगे आपसे। जी दिल्ली से हम लोग चले तो पानीपत सोनीपत होते हुए करनाल से पठानकोट पहुंचे और पहले दिन हम लोग जो है लगभग 600 किलोमीटर चलते हुए बनीखेत चंबा के पहले हम लोगों ने नाइट स्टे किया। और दूसरे दिन हम लोग चंबा होते हुए जो है हिमाचल प्रदेश के साच पास को क्रॉस किया। तो पहला दर्रा हमारा साच पास था जो 4500 मीटर की ऊंचाई पर है, और मेरी ये पहली हिमालय की बाइक यात्रा थी। तो इस तरह से इतनी ऊंचाई पर बाइक चलाने का कोई अनुभव नहीं था, और हालांकि थोड़ी सी एएमएस की प्रॉब्लम हुई, लेकिन ईश्वर की दया से हम लोगों ने आसानी से उस दर्रे को पार किया। और उसके बाद फिर अगले दिन हम लोग किलाड़ पहुंचे। किलाड़ किश्तवाड़ रोड जो है दुनिया की सबसे खतरनाक रोड में मानी जाती है। तो दूसरे दिन हम किलाड़ से किश्तवाड़ पहुंचे और हम लोगों ने जम्मू कश्मीर में प्रवेश किया। और फिर इसके बाद अगले दिन सिंथन टॉप, किश्तवाड़ से चल के सिंथन टॉप जो कश्मीर और जम्मू को जोड़ने वाला दर्रा है, उसको पार करके हम लोग जो है अगले दिन अनंतनाग होते हुए, अनंतनाग में ये हुआ कि हम लोगों का दल बिछड़ चुका था, उसमें से 4 सदस्य अलग रूट से और हम 2 लोग अलग रूट से पहुंचे।
और उस दिन अनंतनाग में बुरहान वानी की वर्षी के कारण काफी सिक्योरिटी व्यवस्था बहुत टाइट थी। और वहां से हम लोग मिलते बिछड़ते हुए श्रीनगर होते हुए बालटाल पहुंचे। बालटाल बेस कैंप अमरनाथ यात्रा का है, और बालटाल से फिर अगले दिन हम लोग अमरनाथ के दर्शन किए। और उसके बाद फिर हम लोग जो है अमरनाथ से सोनमर्ग होते हुए, सोनमर्ग में हमें जो है घुमक्कड़ी दिलसे के एडमिन किशन वाहिद जी भी मिले थे। और उसके बाद हम लोग जो है जोजिला दर्रा पार करते हुए अगले दिन फाटुला तक पहुंचे। फाटुला दर्रा अगले दिन पार करके फिर जो है लेह पहुंचे, और लेह में एक दिन स्टे किया। उसके बाद खारदुंगला जो और दुनिया का हाईएस्ट मोटरेबल रोड है वहां पहुंचे। उसके बाद फिर वापस लेह मनाली राजमार्ग से आए, और वहां पर हम लोग ने बारालाचा और रोहतांग और जैसे दर्रे पार किए। इस तरह से मनाली से फिर एक दिन में ही जो है वापस दिल्ली आए। मनाली से 10 दिल्ली एक दिन में बाइक से सुबह 6 बजे निकले थे, रात के 11-12 के लगभग दिल्ली पहुंचे। मतलब आपने लगभग 18 घंटे लगातार बाइक चलाई? जी, आवाज फिर कट रही है। लगभग आपने 18 घंटे एक साथ बाइक चलाई, इसका मतलब? जी बिल्कुल, 18 घंटे बाइक चलाई। वो अलग बात है कि 2 दिन तक बिस्तर से उठने की हिम्मत नहीं हुई। हाँ, मतलब माना जाए तो दिन तो 3 ही लगे। 3 दिन ही माना जाएगा, 3 दिन लगे फिर से मनाली से आवाज दिल्ली कट आना। रही है, समझ ली। 2 सेकंड रुक के आएगी आपको। मेरी तरफ से नेट कोई इश्यू नहीं है। अब कुछ ठीक लग रहा है, कुछ बोलिए। हाँ, नेटवर्क इधर से बिल्कुल प्रॉपर है 100%, उधर थोड़ा कभी कम ज्यादा हो जाता है, आपकी तरफ तो दिक्कत आ जाती है। नेटवर्क मेरे यहाँ भी प्रॉपर है जी। एक जो माना जाता है कि जब लेह लद्दाख जाते हैं तो लोग कहते हैं बड़ी पेट्रोल टंकी वाली बाइक की जरूरत पड़ती है, जिसमें 18-20 लीटर हम तेल एक साथ भरा सकें। पेट्रोल पंप्स की बड़ी वहां समस्या है, और आपने स्प्लेंडर पे वो कर लिया पूरा रूट, तो आपको पेट्रोल की दिक्कत नहीं है उस रूट पे? पेट्रोल को कैसे मैनेज किया आपने? 100 सीसी बाइक होने की वजह से माइलेज अच्छा मिला, तो इस वजह से हमें पेट्रोल की कम जरूरत पड़ी। भाई अगर सीसी बढ़ जाता तो उसकी पेट्रोल की खपत बढ़ जाती है, तो हमारा 100 सीसी होने की वजह से जो है एक फायदा बाइक का ये मिला। और लगभग लेह लद्दाख से मनाली रोड ही है जिसमें पेट्रोल पंप कम मिलते हैं, तो वहां लेह से फुल करा के चले थे, और हमें रास्ते में पेट्रोल की कहीं दिक्कत नहीं आई। हालांकि एक जगह जरूर मैं जो है बाइक पंचर होने की वजह से वहां जरूर परेशान हुआ, क्योंकि आगे जो गांव था वो उसकी दूरी लगभग 60 किलोमीटर थी, और पीछे वाले गांव की दूरी लगभग 90 किलोमीटर थी, और उस दौरान बीच में कहीं कोई आबादी नहीं थी। तो मैं 10-12 किलोमीटर पंचर बाइक ही चलाते आया था, और संयोग से वहां पर जो बीआरओ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है, उनके कुछ मजदूर रोड के काम में लगे हुए थे, और उनके पास जो है वो टेम्परेरी पंचर बनाने का सामान रखे थे, तो 500 रुपए का एक पंचर बनवाया था मैंने। अभी तक का सबसे महंगा पंचर बनवाया होगा आपने? सबसे महंगा पंचर। कभी कभी ऐसी घटनाएं घट जाती है कि वो जीवन की सबसे बड़ी महंगी हो जाती है। मैं पहली बार थाईलैंड गया था 2012 में। जी। तो सुबह 5 बजे की मेरी रिटर्न फ्लाइट थी इंडिया के लिए। तो हम लोगों ने रात को बैंकॉक में 11 बजे खाना खा करके, और हम लोग आ गए थे एयरपोर्ट पे आ गए, तो 11 बजे का खाना खाया। अब सुबह 5 बजे की फ्लाइट है, तो ड्राइवर ने बोला, भाई मैं तो तुमको अभी छोड़ूंगा, 12 बजे तक छोड़ दूंगा, इसके बाद मेरी जागने की इच्छा नहीं है, और बाय बाय, तुम्हारा पैकेज खत्म। तब मैं खुद गेस्ट था, तब मैं पैकेज नहीं बनाता था। तो अब 12 बजे आ गए। 12 बजे से अब नींद तो आ ही नहीं रही थी, एयरपोर्ट पे जगते रहे। अब फ्लाइट से ठीक 1 घंटा पहले मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी, बहुत तेज भूख, मतलब इतनी तेज कि मतलब कुछ भी हो तो मैं खा जाऊं। और मुझे याद है कि मैंने बैंकॉक एयरपोर्ट पे एक आमलेट ऑर्डर किया एक रेस्टोरेंट में, तो वो इंडियन रुपीस में मुझे 800 रुपए का पड़ा वो आमलेट।
हम्म, हम्म। तो वो मेरे को जिंदगी भर याद नहीं, रहता है कई कि बार मैंने परिस्थितियां ऐसी होती हैं, उन जी परिस्थितियों में मुझे वो 500 रुपए का पंचर भी जो है सस्ता लगा था, क्योंकि आगे मुझे जो है लगभग 70 से 80 किलोमीटर के बीच मिलनी थी, बिल्कुल इसलिए वो बिल्कुल 500 बिल्कुल। रुपए का पंचर भी मुझे उस परिस्थिति में सस्ता पड़ा। उस परिस्थिति में सस्ता लगा। वो मुझे उस टाइम पे वो 800 रुपए का आमलेट मुझे यूं लगा कि मेरे को जीवन दान मिल गया, मैं जी गया, मतलब मेरे पास कुछ भी नहीं था उस टाइम खाने के लिए। तो वो 800 रुपए का आमलेट मुझे अभी भी याद है। कई बार मैं सोचता हूँ कि वो किस्सा लिखूं, पर मैंने लिखा नहीं है अभी तक। आज आपके साथ वार्तालाप में बाहर आ गया। अच्छा, एक बात ये देखी जाती है जी जी। कि आमतौर पे जो घुमक्कड़ लोग होते हैं वो भोजन प्रेमी भी होते हैं, क्योंकि उन्हें अलग अलग एरियाज में अलग जी अलग भोजन खाने को मिलता है, तो वो भोजन प्रेमी भी होते हैं। तो आपका पसंदीदा क्विजिन कौन सा है, बिल्कुल। पसंदीदा भोजन कौन सा है? अगर बाहर हैं तो क्या खाना चाहते हैं, और घर में आपका पसंदीदा भोजन कौन सा है? भोजन पे बात करना चाहेंगे। देखिए, भोजन प्रेमी दो तरह के खाने वाले होते हैं। एक तो पेटू आदमी होता है, जिसे जो मिल जाए बस पेट भर खाना है, उसे स्वाद से मतलब नहीं है। दूसरे होते हैं हम्म। चटोरे, जो स्वाद ले लेके खाते हैं, हर चीज का स्वाद लेना चाहते हैं। तो मैं अपने आप को दूसरी कैटेगरी में रखूंगा। और दूसरी बात, ब्राह्मणों का खाने से पुराना नाता है, तो मैं जी। शुद्ध शाकाहारी हूँ। और घर में तो अलग अलग चीजें ट्राई करता रहता हूँ, कभी कभी किचन में खुद भी एक्सपेरिमेंट कर लेता हूँ। इसके हम्म। अलावा शुद्ध शाकाहारी सादा खाना ही बाहर घुमक्कड़ी के दौरान, और कोशिश करता हूँ कि अगर लोकल कोई फूड मिले तो उसे जरूर टेस्ट करता हूँ। कोई लोकल डिश किसी राज्य में खाई हो और आपको याद रह गई हो? अभी तक लोकल डिश, एक बार राजस्थान में ही मैंने दाल बाटी चूरमा खाया था, 2001 की बात है। तो 2 दिन जी। तक पेट खराब रहा था। ये तो बुरी यादें हो गई एक्चुअली। ऐसी कई डिशेस हैं जो अलग अलग क्षेत्र की हैं, और अच्छी बात ये होती है कि उनका जो असली स्वाद होता है उसी क्षेत्र में मिलता है। अगर उन चीजों को हम बिल्कुल। दूसरे क्षेत्र में ट्राई करते हैं तो वो स्वाद नहीं आ पाता। तो एज ए फूडी अगर मैं अभी पन्ना आ जाऊं या हम दोनों ओरछा चलें, तो आप मुझे क्या टेस्ट करवाना चाहेंगे? वहां की क्या लोकल स्पेशलिटी है फूड में? आप मुझे क्या खिलाना चाहेंगे कि कमल जी आप पन्ना में आए हो तो ये खाओ? देखिए, लोकल में जनरली हम लोग जब फ्री टाइम में पिकनिक विकनिक पे जाते हैं तो यहाँ पर जैसे आपके राजस्थान का दाल बाटी चूरमा है, उसी तरह से यहाँ भटा ककरिया, मतलब भटे का भर्त, बैंगन का भरता, और बाटी जो होती है वो यहाँ काफी लोग ट्राई करते हैं। और उसके साथ साथ टिक्कड़, टिक्कड़ जो हाथ से सेकी जाने वाली रोटी होती है, मोटी सी, रोटी होती है। उसका टेस्ट अपने आप में। और उसके साथ साथ जो है उसी को मलीदे का लड्डू, मलीदा जो होता है, बाटी या उस रोटी को टुकड़ों में तोड़ के उसको गुड़ के साथ मिक्स करके उसके लड्डू बनाए जाते हैं, बड़ा बहुत टेस्टी लगता है। तो कभी आए। हम्म। ओरछा में एक रसभरी गुजिया भी मिलती है, वो भी अपने आप में बड़ी टेस्टी स्वीट्स है। मध्य प्रदेश में आमतौर पे बाटी को बॉईल करके खाया जाता है, जिसको बाफला बोलते हैं। बाफला हमारा जो मध्य नहीं, प्रदेश का वो, ये वाला एरिया है जो राजस्थान से लगता हुआ, हाँ नीमच, हाँ, वो मालवा क्षेत्र में। नीमच हाँ नीमच मंदसौर रतलाम, ये वाला एरिया, इंदौर के नीचे नीचे वाला जी, एरिया ले लीजिए। तो यहाँ बिल्कुल बाटी बिल्कुल। को आटे की गोली बना के और उसको बॉईल करने के लिए डाल देते हैं, फिर उसको तल देते हैं। उसको बाफला बाटी बोलते हैं। तो क्या पन्ना जी। साइड वाला जो एरिया है नहीं वहां भी बाफला खाया नहीं, जाता है? वहाँ बाफला नहीं खाया जाता। यहाँ पर दाल बाटी और जो है भरते के साथ ही खाया जाता है। बाफले के साथ दिक्कत ये होती है कि उसके बाद फिर प्यास बहुत लगती है, नींद बहुत आती है। एक वो बार दाल मैं बाटी के मध्य साथ प्रदेश, नहीं हुआ। दाल बाफली के साथ उतनी नहीं है जितनी बाफले के साथ होती है। एक बार अच्छा। मैं इंदौर में जो है मध्य प्रदेश से पीएससी का इंटरव्यू देने जा रहा था, तब मेरे हम्म। एक फ्रेंड के यहाँ डॉक्टर सुमित शर्मा हैं, जो गुमक्कड़ी से भी जुड़े हुए, नीरज जाट के साथ जो है कच्छ की यात्रा बाइक से कर चुके हैं। उन्होंने हम्म। ऑफर किया था कि आप आइए हमारे यहाँ दाल बाफले खा लें। तो मैंने हाथ जोड़ लिया था कि मैं इंटरव्यू देने के बाद आऊंगा, क्योंकि हो सकता है पहले खा लिया तो शायद पहले सो जाऊं, इंटरव्यू ना हो पाए। जी। तो अगर मतलब पन्ना की बात करें तो आपने बताया फूड स्पेशलिटी में, अगर आप एज ए फूडी अगर मैं आपके पास आऊं तो आप मुझे खिलाना चाहेंगे टिक्कड़ और मलीदे का लड्डू, आपने जैसा कि बोला, और बाटी और बैंगन का भरता। तो भरते बिल्कुल। जैसी ही चीज बिहार में चोखे के नाम पे खाई जाती है। देखिए, दाल उसमें लिट्टी चोखा बैगन कहते प्रमुख हैं। नहीं होता।
देखिए चोखा जो होता है उसमें आलू प्रमुख होता है और भरते में बैगन प्रमुख होता है। ये दोनों इंग्रेडिएंट्स में फर्क है वहां पर। इंग्रेडिएंट्स में ये चोखा में डिफरेंस जो है। है जी 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 और उनकी जो लिट्टी होती है वो भरमा होती है, उसके अंदर सत्तू हाँ डाला जाता है, तो बिल्कुल तब बिल्कुल तब वो लिट्टी कहलाती है। और हमारी जो बाटी जी है वो उसी में आटा ही होता है, और आपके जो उधर जिसको आप बता रहे हैं बाटी, वो भी आटे की बाटी होती है, मोटा आटा होता है उसके लिए। जी जी। जी। और जनरली हम लोग बिहारी जब यात्रा करते हैं तो लिट्टी अपने साथ भी ले जाते हैं। तो हाँ। सिकी हुई लिट्टी की जगह जो है आजकल तली हुई लिट्टी का प्रचलन ज्यादा है, क्योंकि वो ज्यादा समय तक सही स्वाद में सही रहती है, सूखती नहीं है। तो एक बार शेल्फ मैं लाइफ अपने ज्यादा घर रहती से तो मेरी मम्मी ने जो है मुझे बना के दी थी, तो मैं घर से ट्रेन में लेके जा रहा था और मेरे है। साथ वाले दोस्त को जब मैंने खिलाई तो छोटी छोटी साइज में गोल गोल थे, तो उसे बड़ा टेस्टी लगा। तो उसने कहा भाई अगली बार जब तुम्हारे घर आऊंगा तो मुझे ये हथगोले जरूर खिलाना, तो बोले साइज की वजह से। साइज की वजह से, बहुत बढ़िया बात है। जी हर व्यक्ति के जीवन में एक टर्निंग पॉइंट आता है जहां से उसकी लाइफ एक टर्न ले लेती है। ये मैं सारे मेरे जितने भी गेस्ट आते हैं टीएफएस की चौपाल में, उन सबसे ये सवाल जी मैं पूछता हूं। हर व्यक्ति के जीवन में एक लाइफ टर्निंग पॉइंट होता है, जिससे जहां से उसकी लाइफ आज जो है वो कहीं ना कहीं से वो टर्न लेकर के आया है। तो आपकी जिंदगी का बिल्कुल। कोई टर्निंग पॉइंट, कोई ऐसी घटना जिसने आपको बदल दिया हो, जिसकी वजह से आप आज जो मुकेश पांडे चंदन है वो बने? कोई ऐसी घटना बताइए, कोई आपका लाइफ का टर्निंग पॉइंट मेरे बताइए। जीवन में मैं जब बीएससी फाइनल ईयर में था तो हम्म। एनसीसी ज्वाइन किया हुआ था। तो एनसीसी का एक हमारा कैंप आर्मी अटैच कैंप इलाहाबाद में हुआ। उस समय बीएससी हम्म। करने के समय साइंस फील्ड में ही आगे जाने का सोचा था कि बीएससी के बाद एमएससी, एमएससी के बाद पीएचडी करके उसी क्षेत्र में रिसर्च फील्ड पे निकलूंगा मैं। बॉटनी जूलॉजी मेरे सब्जेक्ट थे। लेकिन जब मैं इलाहाबाद आर्मी अटैचमेंट कैंप में गया तो वहाँ चारों तरफ सिविल सर्विस के होर्डिंग्स देखे कोचिंग्स के, तो फिर हम्म। मेरा मन जो है यहाँ से सिविल सर्विस की ओर टर्न हुआ और फिर मैं रिसर्च की लाइन छोड़ के सिविल सर्विस की तैयारी में आया। और इसका एक फायदा ये मिला, जैसे आपने शुरू में मेरे इंट्रोडक्शन में बताया था कि हर चीज पे मैं डीप जानकारी रखता हूँ, तो उसका एक कारण ये रखा कि सिविल सर्विस की तैयारी में लगभग सभी विषय पढ़ना होता है और उनकी काफी हम्म। गहरी जानकारी पढ़नी होती है। तो ये जो समय था सिविल सर्विस की तैयारी का, उसने व्यक्तित्व हम्म। पे काफी प्रभाव डाला और चीजों को देखने का नजरिया बदला। तो ये मेरी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट है। जहां से आप मतलब बीएससी करते हुए और सिविल सेवा के लिए आप टर्न हो गए, ये जी आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट माना जाएगा। बहुत बढ़िया बात है। आपने पन्ना में भी पर्यटन को डेवलप करने के लिए काफी प्रयास किए, और ओरछा को भी एक प्रयास तो प्रयास ही होता है, आपने इंटरनेशनली उसको फेमस करने का प्रयास किया और नेशनली भी आपने काफी आर्टिकल्स लिखे। तो क्या मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कभी आपको पुरस्कृत किया गया इन दोनों चीजों के लिए? कोई पुरस्कार जो नहीं, बड़ा अभी आपको मिला हो अभी तक? पुरस्कार तो नहीं मिला है और पुरस्कार की इच्छा से भी मैंने नहीं किया, क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि वर्दी वाली नौकरी में छुट्टियां कम मिल पाती हैं घूमने फिरने के लिए, तो खासतौर से ही नहीं, क्योंकि अधिकारियों को अगर घूमने फिरने के नाम पे कहो तो साफ इनकार कर देते हैं। तो मैंने चूंकि अब घुमक्कड़ी का शौक है तो उस शौक को पूरा करने के लिए मैंने सोचा कि जो मेरा कार्य क्षेत्र है उन्हीं क्षेत्रों को अच्छे से घुमा फिरा जाए और उनकी जो अनछुई जगह है उनको देश दुनिया के सामने लाया जाए। तो ओरछा की पोस्टिंग के दौरान भी मैंने अपनी घुमक्कड़ी का शौक भी पूरा किया, फोटोग्राफी का शौक पूरा किया, लिखने का शौक पूरा किया और उन जगहों को दुनिया के सामने लेके आया। मैंने जो है घुमक्कड़ी दिलसे का पहला जो मीटिंग हुई थी ओरछा में आयोजित की, जिसमें 14 राज्यों से लगभग 50 लोग आए हुए थे। तो ये अपने आप में ओरछा के लिए बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि उसमें से अधिकांश लोग इसके पहले ओरछा के बारे में नहीं जानते थे। लेकिन आज भी आप घुमक्कड़ी दिलसे के उन पुराने सदस्यों से चर्चा करेंगे तो ओरछा उनके लिए आज दिल के काफी करीब है। और इसी तरह से पन्ना के बारे में भी मैंने काफी प्रयास किया। और यहाँ पर बृहस्पति कुंड करके एक वाटरफॉल है, काफी बड़ा वाटरफॉल है, उसका पौराणिक महत्व भी है। भगवान राम भी अपने वनवास काल के समय वहां आए, तो यहाँ पर लोकल के लोग भी बहुत कम जाते थे। और पिछले 2 सालों में अब ये कंडीशन हो गई कि बरसात में जब वाटरफॉल अपनी चरम सीमा पे होता है तब सैटरडे संडे को कम से कम 4-5 हजार तो 4 व्हीलर्स होते हैं वहां पर। अच्छा, तो पन्ना की बात कर रहे पुरस्कार, हैं। जी जी, तो पुरस्कार के जी। लिए कभी कार्य नहीं किया है। और लोग कहते हैं कि ऐसा क्यों करते हो, तो मेरा ये मानना है कि जिस तरह से
हम अपने जन्मभूमि का कर्ज चुकाते हैं, उसी तरह से हमें अपने कर्म भूमि के लिए भी कुछ करना चाहिए। तो मेरा ये कर्म भूमि के लिए फर्ज होता है। जी, काम पुरस्कार के लिए कोई भी नहीं करता है, पुरस्कार तो अपने आप चल के आता है। कोई भी ये सोच के काम नहीं करता कि मैं पुरस्कृत हो जाऊं इसके लिए मैं काम करूं, ऐसा कोई नहीं करता। पुरस्कार चल के आता है। और पिछले साल 2 साल से अभी कोरोना की वजह से चीजें बहुत सारी गड़बड़ हैं, और उस टाइम आप बहुत हाइप पे थे। मार्च 2020 लॉकडाउन जब लगा उसके पहले आपके आर्टिकल्स भी अखबारों में काफी छपने लगे थे, और एक बड़ी पहचान और आपको एक घुमक्कड़ और मेरे फोटोग्राफर लिए के रूप में मिली सबसे थी। बड़ा पुरस्कार ये है, जनरली क्या होता है, हमारा डिपार्टमेंट जो है लाइमलाइट से दूर रहता है, क्योंकि एक तो शराब का लेवल होने की वजह से लोग ऑटोमेटिक शराबी मान के चलते हैं कि ये तो शराबी हाँ, बाय होंगे। डिफॉल्ट शराबी है। हाँ। हाँ, तो हम लोग जो है सामाजिक नहीं हो पाते, और मेरे शौक की वजह से आज ये है कि मुझे अपने विभाग के अलावा भी एक अलग पहचान है। जिस जगह पे भी मैं रहा हूँ वहां आज भी लोग जो है मुझे दिल से जानते हैं, पहचानते हैं। इसके अलावा अन्य विभागों के लोग भी, जहां तक पर्यटन विभाग की बात करूं तो मध्य प्रदेश में लगभग पर्यटन विभाग के सभी अधिकारी मुझे पहचानते हैं, और बुंदेलखंड संबंधी कोई भी अगर बात होती है तो मुझसे चर्चा जरूर की जाती है। मैं अपने आप के लिए जो है इससे बड़ा पुरस्कार और कोई नहीं हो सकता, क्योंकि उस पुरस्कार जो क्षणिक खुशी मिलती है यहाँ से, और जबकि इस कार्यों की वजह से एक तो मैंने अपना शौक पूरा किया, दूसरी बात प्रतिष्ठा और नाम मिला, ये भी अपने आप में एक पुरस्कार ही है। बिल्कुल। और इस बारे में एक आपके जो एक आपके साथ में जुड़ी हुई चीज है कि आप घुमक्कड़ी का अभी फिलहाल फेसबुक पे जो सबसे बड़ा ग्रुप है घुमक्कड़ी दिल से, 45,000 लोगों का ग्रुप है अभी, उसके एडमिन है। तो कब से एडमिन है आप उसके, कब कब आपने ज्वाइन किया है एज एडमिन उसको, उस देखिए, ग्रुप को? घुमक्कड़ी दिल से जो है पहले व्हाट्सएप ग्रुप था, और मैं तभी से उसमें जुड़ा हुआ हूँ। 2015 में इसका फेसबुक ग्रुप रितेश गुप्ता जी ने बनाया, जबकि मूल ग्रुप जो है कोलकाता वाले किशन भायती जी ने बनाया था। तो फेसबुक ग्रुप की शुरुआत से ही मैं इसमें जुड़ा हुआ हूँ, और मुझे इस बात का गर्व है कि इस ग्रुप के बढ़ाने और उसमें मुझसे जितना सहयोग हो चुका मैंने किया। सबसे पहली चीज तो इसकी पहली मीटिंग ही ओरछा में मेरे माध्यम से हुई, और उसके बाद लगातार 4-5 मीटिंग अलग अलग राज्यों के अलग अलग स्थानों पर हो चुकी हैं। और इस साल संयोग दुर्भाग्य कहिए कि इस साल होली के टाइम पर घुमक्कड़ी दिवसे की मीटिंग पन्ना में होनी थी, लेकिन कोविड के कारण जो है वो मीटिंग कैंसिल हुई, नहीं तो आज घुमक्कड़ी दिवसे पे पन्ना भी छाया हुआ होता। मैं उम्मीद करता हूं कि अगली कोई घुमक्कड़ी दिल से कि आप लोग मीटिंग या गेट टुगेदर करेंगे तो उसमें मुझे जरूर याद करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, खुशी की बात हमारे लिए भी। जी। तो अपना इतना व्यस्त शेड्यूल, इतनी आपकी व्यस्त वाली नौकरी और एवरी टाइम रिस्क वाली नौकरी, और उसके बावजूद आपके शौक, तो आप कितना समय दे पाते हैं ग्रुप को? काफी भसड़ मचती है ना ग्रुप पे कि पोस्ट आई है उसको अप्रूव करना है, डिक्लाइन करना है, डिक्लाइन करने के कारण से विवाद भी होते हैं, बार बार लोग कहते हैं तो तानाशाही करते हो, अक्खड़ हो। मतलब जैसे किसी की पोस्ट डिक्लाइन होती है तो वो आपको सीधा तानाशाह घोषित करता है एक मिनट के अंदर। और हर एडमिन को ये जिंदगी में कभी ना कभी सुनना ही पड़ता है कि आप तानाशाही करते हो ग्रुप में। तो इन सारी चीजों के बीच में सामंजस्य कैसे बिठा लेते हैं? मतलब एडमिनशिप के क्या पोस्टें वाकई अप्रूव डिक्लाइन करने का काम कभी आया है आपके हाथ में? जी, मैंने काफी पोस्टें डिक्लाइन और अप्रूव भी की हैं। और लेकिन क्या है कि हमारी जो एडमिन टीम है, सबसे बड़ी चीज है कि हम लोगों का आपसी तालमेल इतना अच्छा है कि बहुत सी चीजें हमें एक दूसरे से कहने की जरूरत नहीं पड़ती है, और वो लोग समझते हैं। तो उस वजह से सबसे बड़ी चीज तो हमारे आपसी मनमुटाव मनभेद नहीं है। तो उस कारण हमें आपस में कोई बहस और वो नहीं करना पड़ती। वही जो ग्रुप के नियम है, अगर उनको कोई पोस्ट फॉलो कर रही है तो अप्रूव होगी, और नहीं कर रही है तो डिक्लाइन होगी, चाहे भले ही हमारे एडमिन की ही पोस्ट क्यों ना हो। तो इस वजह से हमें आपस में कोई वो नहीं होता है। और दूसरी बात, कुछ हमारे ग्रुप के एडमिन इतने अच्छे हैं कि वो दूसरे को समझा बड़े अच्छे से देते हैं। और जब कई बार तो मेरा नाम लेके ही, नाम लेने पे ही व्यक्ति अपने आप समझ जाता है, मुझ तक बात ही नहीं पहुंचती है। और रही बात अच्छा। टाइम मैनेजमेंट की, तो क्या है, मेरी फील्ड ड्यूटी होने के कारण कई बार जो है मुझे लंबे समय तक गाड़ी में बैठना पड़ता है, और गाड़ी में जब 2 से 3 घंटे में बैठता हूँ तो मैं और कोई काम नहीं कर सकता। उस समय ग्रुप के काम या कोई पोस्ट लिखना या कोई किताब पढ़ना, तो मैं अपने इन चीजों के लिए गाड़ी में टाइम निकाल लेता हूँ।
बढ़िया, बिल्कुल सामंजस्य बिठाते हैं आप। जो समय आपके पास एक्स्ट्रा बचता है उसको आप इसमें कर लेते हैं। और मैं देखता हूँ घुमक्कड़ी दिल जी से का मैं भी मेंबर हूँ, और मैंने काफी पोस्टें वहां डाली, और काफी मित्र मुझे घुमक्कड़ी दिल से ग्रुप से मिले जब मैं शुरुआती दौर में था, जब लोग मुझे ट्रैवलिंग फूडी सारांश के नाम से नहीं जानते थे। और काफी सक्रिय रहा, काफी समय तक सक्रिय रहा मैं घुमक्कड़ी दिल से में। कभी किसी की पोस्ट डिक्लाइन करने से कोई विवाद उत्पन्न हुआ और आपको तानाशाह का टैग मिला कभी? हर हर एडमिन को मिलता है, कभी आपको मिला? मुझे तो नहीं मिला, और कह सकें कि कई बार अगर ऐसी बात होती तो हम फोन करके भी उनसे चर्चा कर लेते हैं कि भाई आपके पोस्ट में ये कमी थी, अगर आप इसको सुधार लें तो हम दोबारा अप्रूव कर देते हैं। और कई बार वो दोबारा पोस्ट अप्रूव हो गई, बात वहीं खत्म हो जाती है। बिल्कुल 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 बढ़िया। शानदार सेशन। जो मेरे क्वेश्चन थे आपके लिए लिखे हुए वो समाप्त हुए, और अब हम दर्शकों के प्रश्न लेंगे। 50 मिनट का सेशन हमारा पूरा हो चुका है, अंतिम हमारे पास 10 मिनट शेष हैं। और अब हम कमेंट्स पे नजर दौड़ा लेते हैं कि कौन से पाठक ने क्या क्या पूछा है। एक पाठक ने पूछा है कि ट्री हाउस अवेलेबल है क्या पन्ना में या ओरछा में? ट्री हाउस जी, अगर है तो उसके बारे में जानकारी। पन्ना में केन नदी के किनारे ट्री हाउस है, और ये अंग्रेजों के टाइम का बना हुआ है। हालांकि अब पूरी तरह से मूल रूप में वो तो नहीं है, क्योंकि 2005 में जो केन नदी पे बाढ़ आई थी इसमें लगभग ट्री हाउस पूरा का पूरा बह गया था। फिर भी आधा ट्री हाउस वो बनाए हुए हैं, बाकी बेस को उन्होंने कंक्रीट से बनाया है। और कैन रिवर लॉज के नाम से वो है, आप ऑनलाइन बुकिंग भी करा सकते हैं और यहाँ पर आके भी बुक करा सकते हैं। पन्ना रनिंग में है अभी? नेशनल पार्क, जी 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 बिल्कुल रनिंग में रनिंग है में अभी? है। हाँ, पन्ना नेशनल पार्क का जो एंट्री गेट है मडला गेट, उसी मडला गांव में वो के नदी किनारे है, और बहुत अच्छा रनिंग में वहाँ फॉरेनर भी काफी आते हैं। एक पार्ट दर्शक जानना चाहते हैं बक्सवाहा के जंगलों के बारे में, अगर कुछ आपको जानकारी हो तो। जी देखिए, बक्सवाहा आज ट्विटर पे काफी ट्रेंड कर रहा है, और इसका कारण ये पन्ना का पड़ोसी जिला छतरपुर में बक्सवाहा स्थित है, और यहाँ के जंगलों पर काफी अधिक मात्रा में हीरे पाए जाने की खबर आई है। और मध्य प्रदेश शासन ने इसे बिरला कंपनी को हीरो की खुदाई का ठेका दिया हुआ है। क्योंकि काफी घना जंगल है, और लगभग 2.25 लाख बड़े पेड़ काटे जाने हैं हीरो की खुदाई के लिए। तो स्थानीय लोग और बहुत से पर्यावरणविद जो हैं इस चीज का विरोध कर रहे हैं कि हीरे से शायद उस क्षेत्र का विकास नहीं हो सकता है। क्योंकि मैं पन्ना में हूं, और पन्ना हीरे के लिए प्रसिद्ध है, उसके बाद भी पन्ना पिछड़ा जिला है। लेकिन जो 2 से 2.5 लाख पेड़ काटे जाने हैं उनकी भरपाई शायद ही मुश्किल है, क्योंकि बहुत से पेड़ ऐसे हैं जो सैकड़ों साल पुराने हैं। बहुत सी जड़ी बूटियों वाले पेड़ पौधे हैं जिनका प्लांटेशन भी संभव नहीं है। तो इसलिए आज जो है बक्सवाहा के लिए एक पूरा मूवमेंट चल रहा है, और हो सकता है कोरोना बीतने के बाद ये जो है जमीन स्तर पे भी इसका काफी विरोध हो। नहीं, विरोध होना ही चाहिए। पेड़ पौधे खोने की स्थिति में अभी मनुष्य प्रजाति तो नहीं है कम से कम, और पेड़ पौधे नहीं होने का नतीजा हमने अभी कोरोना की सेकंड वेव में देख लिया। जो ऑक्सीजन हमको मुफ्त में ईश्वर की तरफ से मिलती है, वो खरीदने के लिए हमको क्या क्या खर्च करना पड़ा वो हम अच्छे तरीके से समझ और जान रहे हैं। एक ओरछा में जहांगीर का महल करके कोई मॉन्यूमेंट है, जी जी, तो ओरछा एक में उसका नामकरण जो है वो बड़ा मतलब कंट्रोवर्शियल सा है कि जहांगीर के लिए बना दिया गया। मतलब उसके बारे में बताइए आप, इंटरेस्टिंग है वो जानना भी। आप कहेंगे तो अच्छा लगेगा, हालांकि जानकर जी बताइए आप जहांगीर महल के बारे में बताइए। ओरछा का जो जहांगीर महल है वो ओरछा के राजा वीर सिंह जोदेव द्वारा बनवाया गया था, और उसके बनाने में लगभग 22 साल लगे। तो ओरछा और वीर सिंह जोदेव और जहांगीर की दोस्ती की शुरुआत ऐसे होती है कि जब सलीम राजकुमार थे शहजादे के तौर पे, तब उनका नाम सलीम था, और उन्होंने अपने पिता अकबर से विद्रोह कर दिया। हालांकि लोगों ने फिल्म मुगले आजम में ये विद्रोह देखा, उसका कारण अनारकली माना जाता है, पर इतिहास में अनारकली को काल्पनिक चरित्र माना जाता है। भले ही आज लाहौर में अनारकली की कब्र मिली। तो उसका मूल कारण ये था कि अकबर लगभग 49 साल शासन कर चुके थे, तो ये काफी लंबा समय था, और सलीम भी बूढ़े हो रहे थे। तो सलीम को लगा कि अगर यही शासन करते रहे तो मुझे गद्दी कब मिलेगी। तो सलीम ने जो अपने पिता अकबर के खिलाफ विद्रोह कर दिया और जाके इलाहाबाद के किले पे कब्जा किया।
ये बात जब ओरछा के राजा वीर सिंह जोधेव को पता चली तो उन्होंने कहा यही मौका है सलीम से दोस्ती बढ़ाने का, क्योंकि आज नहीं तो कल सलीम को जो है बादशाह बनना ही है। अच्छा, अकबर ने विद्रोह को दबाने के लिए अबुल फजल के नेतृत्व में सेना भेजी। इस सेना की खबर जो है वीर सिंह जोधेव को पड़ी और उन्होंने ग्वालियर के पास एक गांव है आंतरी, उस गांव में अबुल फजल से युद्ध हुआ और उसमें जो है अबुल फजल का पेट वीर सिंह जोधेव ने फाड़ दिया। आंतें बाहर आ गई थी, इसलिए उस जगह का नाम आंतरी पड़ा। आज भी वो गांव है आंतरी नाम से ही। और अबुल फजल का सर काट के सलीम को पेश किया। इस बात से सलीम बहुत खुश हुए और उन्हें इनकी दोस्ती वहां से आरंभ हुई। और उसके बाद जब वीर सिंह जोधेव ने ओरछा में जहांगीर महल का निर्माण कराया, तब उसका नाम जहांगीर महल नहीं था, लगभग 20-22 साल लगा। और हिंदू और मुस्लिम आर्किटेक्ट का एक बेहतरीन नमूना है। पत्थरों की कारीगरी इतनी शानदार है कि कई बार अगर किसी दर्शक को ये ना बताया जाए कि ये पत्थर पे नक्काशी की गई या वो छू के ना देखे, तब तक उसे विश्वास नहीं होता। ऐसा लगता है जैसे लकड़ी पे काम किया गया हो, क्योंकि उतने मजबूत पत्थर को काट के नक्काशी करना बड़ा मुश्किल वाला काम है। तो अपने आप में बड़ा नायाब इमारत है। तो जब वो पूरी हो गई तो उसी दौरान जहांगीर का जो है दक्षिण अभियान था और उस दिन उस अभियान के दौरान एक दिन के लिए जहांगीर उस महल में रुके, तब से उस महल का नाम जहांगीर महल पड़ा। हालांकि वहां पे गाइड बताते हैं कि जहांगीर के लिए बनाया गया। तो कोई भी इमारत उस दौरान जब आपसी लड़ाइयां इतनी होती थी गद्दियों के लिए कि कौन सा शासक कब तक शासन करेगा ये कंफर्म नहीं था, तब किसी शासक के लिए 20-22 साल तक एक इमारत बनना संभव नहीं है। तो मूलतः वो महल जो है उन्होंने एज अ गेस्ट हाउस बनाया था। अब चूंकि बादशाह जहांगीर वहां रुके, इसलिए उनके नाम पर उस महल का नाम जहांगीर महल किया गया। ये पन्ना में स्थित है ना? नहीं, ओरछा सॉरी, हाँ, ओरछा में स्थित है जहांगीर का महल। चलिए, आपसे जो सेशन था टीएफएस की चौपाल का, वो अब समाप्त करने का समय आ गया है और आपसे हमने विभिन्न डायमेंशंस की बात आई है। पन्ना की बात आई है तो पन्ना की भी कुछ रोचक चीज बता दें। पन्ना का भी इतिहास से काफी लेना देना है। और इतिहास में जैसे अभी कुछ साल पहले संजय लीला बंसाली की फिल्म आई थी बाजीराव मस्तानी, तो उसमें जो मस्तानी थी वो पन्ना से थी। पन्ना के महाराज छत्रसाल की बेटी थी और छतरपुर के पास आज भी मस्तानी महल बना हुआ है। तो इतिहास के बारे में पन्ना भी काफी रिच रहा है। और मैं आपके दर्शकों से यही निवेदन करूंगा कि कभी मध्य प्रदेश आइए, ओरछा और पन्ना में आपका स्वागत है। यहाँ इससे संबंधित जो भी जानकारी है आप सीधे मुझसे पूछ सकते हैं, या बहुत कुछ जानकारी मेरी फेसबुक वॉल या ब्लॉग पर भी मिल सकती है। तो पधारो राजस्थान के साथ, पधारो बुंदेलखंड। और आपके साथ टीएफएस की चौपाल बहुत शानदार रही और हमने एक ही गेस्ट के साथ इतनी प्रकार की बातें हमने पहली बार की। हमने आपसे घुमक्कड़ी पे भी बात कर ली, फूड पे बात कर ली, हिस्ट्री पे बात हो गई, आबकारी विभाग पे बात हो गई और काफी इंटरेस्टिंग रहा सत्र ये। और पाठक और दर्शक जो हैं वो मेरे धन्यवाद दे रहे हैं आपको इस सेशन में आने के लिए, और मैं भी आपका धन्यवाद करना चाहूंगा टीएफएस की चौपाल में आने के लिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलेंगे अब अगले किसी सेशन में। तो धन्यवाद दोस्तों, आप देख रहे थे ट्रैवलिंग फूडी सारांश की चौपाल, मतलब टीएफएस की चौपाल, और आप इस कार्यक्रम में यहां तक मेरे साथ बने रहे उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको यदि मेरे ये वीडियोस और ये इंटरव्यू सीरीज अच्छी लग रही है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और उसके साथ में एक वो बेल आइकन जो है वो जरूर प्रेस करें, ताकि मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसकी जानकारी तुरंत मिल जाए। और किसी हस्ती को, किसी सेलिब्रिटी को आप मेरे इस कार्यक्रम ट्रैवलिंग फूडी सारांश की चौपाल मतलब टीएफएस की चौपाल में देखना चाहते हैं तो जरूर उसका नाम, आप उस सेलिब्रिटी का नाम नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में सजेस्ट करें, और उन सेलिब्रिटीज से आप क्या सवाल पूछना चाहेंगे, आप कौन से सवाल चाहेंगे कि मैं उनके साथ उठाऊं, वो भी मुझे बिल्कुल सजेस्ट करें। और मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट।